बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएलसी बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 4 सेल ऑर्गेनेली स्टडी कर रहे थे हम। आज हमने देखना था पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम जो सब सेलुलर ऑर्गेनेली, सबसे पहले डी ड्यूक और उसके कोवर्कर्स ने इसको आइसोलेट किया था 1965 में, और ये पार्टिकल सबसे पहले लीवर सेल्स के अंदर जो थे वो डिस्कवर किए गए थे। केमिकली जब इन सेल्स को देखा गया, लीवर सेल्स में इनकी केमिकल कंपोजिशन देखी गई, तो ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट थे इनमें। ऑक्सीडेटिव एंजाइम कौन कौन से होते हैं? जिस तरह पेरोक्सीडेज है, कैटालेज, ग्लाइकोलिक एस्टर, ऑक्सीडेज, कुछ और भी एंजाइम जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि अब पेरोक्सीडेज बेसिकली इन्वॉल्व जिस प्रोसेस में होते हैं, ये डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की सेल के अंदर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बनना और उसका डिकम्पोज होने के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी वजह से जो है वो पेरोक्सिसोम का नेम दिया गया था। ये जो है पेरोक्सिसोम, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। और इनका करेक्टर क्या होता है? इनमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेज और कैटालेज प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। और इनका साइज अगर देखें तो 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, वेरी स्मॉल इन साइज। और इसके अलावा ये जो है बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिस तरह प्रोटोजोआ, यीस्ट और कुछ हायर प्लांट्स में भी पेरोक्सिसोम्स देखे गए हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स ये ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स प्लांट कंटेन एन ऑर्गेनेली जो कि ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सीडेज के साथ, जिनमें कैटालेज भी प्रेजेंट होता है। ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सीडेज और कैटालेज जो है वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल्स में नहीं होते, वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनेली जो है इसे ग्लाइऑक्सिसोम्स बोलते हैं, और ये जो है अबंडेंट होते हैं इन द प्लांट सीडलिंग। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, मतलब जब ग्रोथ होती है एक सीड, हम सीड को सोइंग करते हैं, उसमें से छोटा सा एक प्लांट बनता है, उसे सीडलिंग बोलते हैं। मोस्टली ये सीडलिंग में वाफर मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, और ये अपने अंदर जो है फैटी एसिड्स स्टोर करते हैं ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके प्लांट्स को। जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है इनकी इन द जर्मिनेशन ऑफ द सीडलिंग, वो ये होती है कि वो कन्वर्ट करवा सकें फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में। क्योंकि ये हम कहते हैं फैटी एसिड स्टोर होते हैं, उस फैटी एसिड स्टोरिंग ऑर्गेनेलीज होती हैं ग्लाइऑक्सिसोम, जो कि सीडलिंग में प्रेजेंट होती हैं। तो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो उन्हें एनर्जी रिक्वायर होती है वो फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम बीटा ऑक्सीडेशन भी बोलेंगे, जिसमें बीटा ऑक्सीडेशन होती है, जिसमें फैटी एसिड से सिंपलर कार्बोनेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो फैटी एसिड से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ये जो है जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, पूरा एक साइकिल होता है, इस पूरे साइकिल को जो है हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। और एंजाइम्स, बहुत सारे इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इसी के अंदर, इसी ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम्स में ही एंजाइम होते हैं जो ये साइकिल रन करवाते हैं। और ये असल में उन प्लांट्स में होता है जो कि लिपिड रिच, यानी कि जिनमें फैटी एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इन प्लांट्स में पेरोक्सिसोम जो है वो कैटाबोलिक और एनाबोलिक एक पाथवे दोनों फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और सीड रिच, वो सीड जो कि रिच होते हैं, यानी कि वो सीड जिनमें लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, जिस तरह कैस्टर बीन, सोयाबीन, इन सीड में ऑयल की कंसंट्रेशन, लिपिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ग्लाइऑक्सिसोम इन सीड में क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं फैटी एसिड्स को टू द सक्सीनेट, सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। और ये ऑर्गेनेली जो होती है ये कुछ ड्यूरेशन के लिए होती है, इनकी पूरी लाइफ के लिए प्रेजेंट नहीं होती। जैसे प्लांट में ये प्रोसेस हो, जैसे प्लांट में ग्रोथ होती है, सीडलिंग बनती है, और तो फिर क्या होता है वो, क्योंकि वो जो ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो
क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं फैटी एसिड को सक्सीनेट में, सिमिलर कंपाउंड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसीलिए ये ऑर्गेनेली जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है। जैसे जर्मिनेशन होती है लिपिड रिच सीड्स की, तो ये जो है वो यूज कर लेते हैं लिपिड्स को और इसको सक्सीनेट में कन्वर्ट करवा लेते हैं, जिससे प्लांट जो है वो यूज कर लेते हैं, प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्लाइओक्सिसोम्स हैं, ये लिपिड पुअर सीड, जिस तरह पी सीड है, पी में एब्सेंट होते हैं, और जिनमें ऑयल की ये लिपिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिस तरह कैस्टर बीन और सोयाबीन, इनमें इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट होती है, और इनमें एब्सेंट होते हैं कि इसमें पी प्लांट में। उसके बाद आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जो कि एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें साइज का डिफरेंस होता है। कि जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो हम कहते हैं पार्टिकुलरली ये लार्ज और अबंडेंट होता है इन प्लांट सेल, और इन्होंने इसने सेल का एक मेजर हिस्सा जो है वो ऑक्यूपाई किया होता है। और इसके अलावा क्योंकि ये लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, इसी वजह से बाकी ऑर्गेनेली जो होती हैं इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स वो थिन पेरिफेरल लेयर में चली जाती हैं। वैक्यूल जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, और बनते किस तरीके से हैं, बाय द कोएलिसेंस। कोएलिसेंस का मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ज्वाइन हो जाना, इनके छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, स्मॉलर वैक्यूल्स, जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है तो ये वैक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और बड़ा वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है। ये वैक्यूल जो है वो एक्सपेंड कर देता है बाकी सारे ऑर्गेनल, एक्सपेंड करता है सेल को, एक्सपेंड मतलब फुला देता है सेल को, और विदाउट डाइल्यूटिंग इट साइटोप्लाज्म, क्योंकि वैक्यूल के अंदर सारे केमिकल कंपाउंड भी और बहुत से टॉक्सिक मटेरियल जो प्लांट को नहीं चाहिए होते वो वैक्यूल के अंदर जमा हो जाते हैं। और वैक्यूल क्या कर देता है, वैक्यूल में वो जो है वो टर्जिड हो जाता है, और ये जो है बाकी सेल को डाइल्यूट किए बगैर, यानी कि साइटोप्लाज्म को डाइल्यूट किए बगैर सेल को एक्सपेंड कर देता है। इसके अलावा ये फंक्शन क्या होता है इसका, ये स्टोरेज करता है वाटर को, और सेल की जो बाय प्रोडक्ट्स होती हैं या मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स होते हैं वो भी अपने अंदर स्टोर कर लेता है। और इसके अलावा हम कहते हैं ये जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है टर्गर का। टर्गर ये प्लांट को टर्जिडिटी यानी कि उसको तनाव की हालत में रहने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए जो आपको रिजिडिटी जो लीफ जो आपको अकड़े हुए नजर आते हैं, इसके अलावा यंग पार्ट जो सीधे नजर आते हैं, क्योंकि प्लांट में बोन्स तो होती नहीं है जो उसको इरेक्ट रख सके, तो इसी वजह से प्लांट में जैसे छोटे लीव्स हैं या छोटे छोटे ये यंग पार्ट्स हैं प्लांट के, या उसको जो टर्जिड कंडीशन में होते हैं वो असल में वैक्यूल की वजह से होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड वगैरह और वाटर को अपने अंदर स्टोर करते हैं, जिससे वो एक्सपेंड करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे और सेल को टर्जिड कंडीशन में रखते हैं। इसके अलावा उसके बाद आ जाता है साइटोस्केलेटन। साइटोप्लाज्म स्केलेटन मीन द उसका बैकबोन, उसका ढांचा जो है सेल का साइटोस्केलेटन, जिससे सेल को प्रॉपर शेप मिलती है। जो साइटोसोल में साइटोस्केलेटन जो है वो फैब्रिक्स को बोलते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है। जो मेन प्रोटीन होती है इनमें साइटोस्केलेटन में वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती है। इसके अलावा एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये भी जो है साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होती हैं। जो मेजर प्रोटीन होती है वो इनमें ट्यूबुलिन होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स में। इसके अलावा ये एक्टिन, मायोसिन ये सारे भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बहुत से सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो कैसे बनते हैं, बाय द स्पेशल असेंबलिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। सेल की जो बाकी ऑर्गेनेलीज है ना, जिसमें सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, उनका वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के असेंबलीज की वजह से, जिस तरह अब ये कौन सी ऑर्गेनेलीज है, जिससे हमें पता है कि पैरामेशियम में जो उसकी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया, जिसकी वजह से वो मूव करता है। बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बेसल बॉडीज जो हैं, जो कि मेम्ब्रेन की इंटरनल साइड में प्रेजेंट होती हैं फ्लैजेला की बेस पे,
और सेंट्रियोल्स, ये सारी सब सेलुलर ऑर्गेनेली जो हैं वो कैसे बनती हैं? बाय द असेंबलीज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल से बनती हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट ये सारे जो है स्केलेटन का पार्ट है। इसके अलावा अब हम देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सबसे माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच जो इनको कोई ब्रांच नहीं होती, और स्लेंडर का मतलब है पतली सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान हमें पता है कि इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम ने डिवाइड होकर दोनों पोल्स में मूव करना होता है। तो उनको उस इक्वल अमाउंट में डिवीजन के लिए जो स्ट्रक्चर उसके साथ आके दोनों पोल से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं और उनको क्रोमोसोम्स के साथ आके सेंटर में वे अटैच होते हैं, वो असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि असेंबली और डिसअसेंबली करवाती है स्पिंडल स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि स्पिंडल जो है वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ माइटोसिस के लिए। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट जो है ये मोर सिलेंड्रिकल यानी कि इससे ज्यादा बारीक होते हैं, पतले सिलेंडरनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। और माइक्रोफिलामेंट जो है वो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिस तरह हमारे मसल्स में होते हैं ना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो असल में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट जो है उनका ये बहुत ही सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। कंट्रैक्टाइल का मतलब है कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन और जो है वो लिंक्ड करते हैं इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदरूनी तरफ ये जुड़े हुए होते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं इंटरनल सेल मोशन, हमें पता है सेल के अंदर जो उसकी ऑर्गेनेलिज है वो मूव करती रहती है। तो वो माइक्रोफिलामेंट जो है वो इंटरनली मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और वो मूवमेंट करवाते हैं सेल की। इसके अलावा इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनका डायमीटर जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान इनका जो है वो डायमीटर होता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, सेल के स्ट्रक्चर को उसकी शेप को मेंटेन करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल जो है ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में, लोअर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते। लोअर प्लांट में सेंट्रियोल जो है वो एक्सटीरियर सरफेस न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अगर क्रॉस सेक्शन देखा जाए सेंट्रियोल का तो ये हम कहते हैं सेंट्रियोल जो है वो सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपस में अरेंज होते हैं। और ये जो है ईच माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स में डिवाइड होती हैं। जिस तरह ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। और ये दोनों जो हैं 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर एट द राइट एंगल। राइट एंगल ए जो है वो एक दूसरे के राइट एंगल पे यानी कि 90 के एंगल पे ये दोनों प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के बाहर। और बेसिकली अगर इनका फंक्शन देखा जाए, ये दोनों सेंट्रियोल जो हैं इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। वैसे तो हमें पता है ये 2 ही प्रेजेंट है, लेकिन जब सेल की डुप्लीकेशन होनी होती है तो ये दोनों डुप्लीकेट होके ये दोनों जो है वो यानी कि 2 से 4 बन जाते हैं। 2 जो है वो एक पोल पे चले जाते हैं और 2 जो है वो दूसरे पोल पे चले जाते हैं, ताकि न्यूक्लियस को क्रोमोसोम्स को डिवाइड कर सके इक्वल हाफ में। और इनके दरमियान जो है एक स्पिंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। हायर प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते। और इसके अलावा हम कहते हैं स्पिंडल की फॉर्मेशन करते हैं और जो है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिस तरह पैरामेशियम में ये जो है वो सीलिया की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो लोकेशन करते हैं फ्यूरो,
यानी कि ये जो हमें बताया कि सेल डिवीजन के दौरान ये जो हमारे पास सेंट्रियोल्स दिखाए गए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट से मिलकर बने हुए हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ये हैं और 9 ये हैं। जब सेल की डुप्लीकेशन, सेल में माइटोसिस होनी होती है तो इनकी डुप्लीकेशन होती है और ये सेपरेट पोल्स पे चले जाते हैं ताकि जो है वो इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकें। इसके अलावा ये इन्वॉल्व होते हैं इन द लोकेशन ऑफ द फ्यूरो, लेकिन सेल डिवीजन की क्योंकि जब इक्वल अमाउंट में सारा जेनेटिक मटेरियल जो है जब बाकी सेल की कॉपी हो जाती है और न्यूक्लियर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं तो दरमियान में से सेल ने डिवाइड होना होता है। अब जिस जगह पर सेल ने डिवाइड होना है वो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना कि वहां पे फ्यूरो जो है एक नाली बन जाती है, दरमियान में एक कट बन जाता है जिससे एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड कर जाता है। तो दरमियान में जो फ्यूरो बननी होती है उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करने का काम जो है वो सेंट्रियोल्स का ही काम होता है कि वो सेंटर से उस लोकेशन को फाइंड आउट करें।